फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हैं। किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। अगर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम तो होता ही है, मगर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के सामने बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट है, तभी उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और saving is equals to investment along with the fuller utilization of resources so that there is no excess capacity or unemployment in the economy। तो डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, और आपको पता है जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, वहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हैं। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, उस टाइम पे फुलर यूटिलाइजेशन हो रही होगी रिसोर्सेज की, और कोई भी रिसोर्स अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, तो दोनों के दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये आपके सामने कई बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ है, कई बुक में दूसरे तरीके से दिया हुआ है। सपोज मैंने ये एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई का बना लिया 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व बना ली है। तो मैं यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व की भी ड्राइंग कर देता हूँ। ये लो, मान लो ये है एग्रीगेट डिमांड कर्व, मैं इसको नाम दे देता हूँ एडी। अगर ये इक्विलिब्रियम जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होते हैं एडी और एस, वो होता है इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने है, सपोज एन एफ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए तो उसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बट कई बुक्स में ऐसा डायग्राम नहीं होता, कई बुक्स में डायग्राम बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। मैं आपको दोनों के दोनों समझा दूंगा। तो दूसरी बुक्स में ऐसे होता है कि 45 डिग्री तक लेके जाते हैं, रुक जाओ मैं अच्छे तरीके से बना देता हूँ। 45 डिग्री तक लाइन लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको उसके बाद जो लाइन होती है वो कर देते हैं पैरेलल टू वाई एक्सेस। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ से ये 45 डिग्री होगी और यहाँ से ये ऐसे होगी। तो ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो ये कर्व कहती है कि भाई इस पॉइंट तक, ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ तक ये वाला पॉइंट जो मैंने ब्लू लाइन का कर दिया है, इस पॉइंट तक का आपका क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं बढ़ सकती, इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सेस चलेगी। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है, इसी पॉइंट से निकल रही है, एग्रीगेट डिमांड कर्व इसी पॉइंट से निकल रही है, तो हम कहेंगे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाता हूँ। अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बराबर आ रहे हैं, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड, तो इस पॉइंट को फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फुल एन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ई क्यू यू आई मतलब इक्विलिब्रियम। अगर आपने पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, पूरा लिखना है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने, तो उसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। आई होप। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर तो होते हैं, मगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने बराबर नहीं होते। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट it is a situation in which it is a situation in the economy where demand and supply are equal, aggregate demand aggregate supply, or saving and investment are equal without reaching full employment level। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइन मिस हो गई होगी, without reaching full employment level, reaching full employment लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंचे नहीं है, फिर भी पहले ही डिमांड सप्लाई बराबर होगी। कैसे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्रीगेट सप्लाई कर्व दो तरीके से बनाई है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम होता है। ध्यान से समझना इसको। कुछ बुक्स में एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री की होगी, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो इस टाइप से इसको इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कट करती है वो इक्विलिब्रियम तो आ गया है। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करूँ तो ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ये है, मगर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ये है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से तो नीचे ही इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे इंटरसेक्ट करती है, या फिर मान लो इसके सामने अगर हम लेके चलें
तो मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई इतनी है, तो इसके तो नीचे ही इंटरसेक्ट कर रही है ना, या इससे तो कम ही कर रही है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पे रीच करने से पहले ही डिमांड सप्लाई आपस में बराबर हो जाती है। अब दूसरी तरफ कुछ बुक्स में डायग्राम ऐसा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यहाँ है, मगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई को पहले ही इंटरसेक्ट कर लेगी। समझ गए ना बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लगाऊं तो इक्विलिब्रियम तो पहले ही हो गया, तो इक्विलिब्रियम के सामने एम्प्लॉयमेंट लेवल है ON, मगर फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने एम्प्लॉयमेंट लेवल है ONF। तो ये जो बीच का जो गैप है ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, कि इकोनॉमी में कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ओवर एंड अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो डिमांड और सप्लाई बराबर तो होते हैं, मगर डिमांड और सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाके बराबर हो जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ बुक्स में एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री की होगी और पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगी, और कुछ बुक्स में इस तरीके का एग्रीगेट सप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्रीगेट डिमांड बनाता हूँ और एग्रीगेट डिमांड का स्लोप इस तरीके से है। तो मान लो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ये हो गया, ठीक है। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से नीचे मिला लेता हूँ, ये एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया, ठीक है, गिवन सिचुएशन में। मगर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहले ही अचीव हो चुका है और डिमांड अगर उससे ज़्यादा हो गई है, तो इस चीज़ को ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ती, एम्प्लॉयमेंट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे रीच कर चुकी है। तो इकोनॉमी हमेशा इसी लेवल पे ले जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, मगर इक्विलिब्रियम ऊपर होता है। तो जब भी इक्विलिब्रियम ऊपर होता है, इसकी वजह से एक्सेस डिमांड भी हो सकती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। इसको और सिंपल डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ये जो डायग्राम है ये मैं कभी प्रेफर नहीं करता, मगर ज़्यादातर बुक्स में ये डायग्राम आजकल आ रहा है, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होता है, ये जो है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से पहले नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये है NF। मगर अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो उस सिचुएशन को हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर है कि भाई इक्विलिब्रियम ऊपर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऊपर है और फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चले जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है हम ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं ओवर एंड अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पीपल हैं, वो लोग हैं, ये सोचते हैं कि भाई जॉब्स अवेलेबल हैं फिर भी हमने काम नहीं करना। क्यों? दे मे नॉट बी विलिंग टू वर्क एट ऑल, वो काम ही नहीं करना चाहते, या फिर और नॉट विलिंग टू वर्क एट अ एग्जिस्टिंग वेज रेट। ये भी हो सकता है कि जो उनको वेज रेट ऑफर की जा रही हो उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, कि भाई हम इस रेट पे काम नहीं करेंगे। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जिसपे अगर कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर वेज रेट पे काम नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, उसे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग द वर्क। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। काम नहीं मिल पा रहा, वो काम करने के लिए तैयार हैं, जो भी वेज रेट मार्केट में चल रही है उस वेज रेट पे काम करने को तैयार है, मगर काम ही नहीं है, उनको काम ही नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, इसका मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग अपनी मर्जी से थोड़ी ना अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो तो काम करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा, एंड नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग द वर्क। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने भी बंदे काम करने के लिए विलिंग है और काम करने को तैयार हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर, उनको काम मिल रहा है, उस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट
फुल एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होती है। अब मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री तक होती है एक सिचुएशन में, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई पैरेलल टू वाई एक्सिस चली जाती है। ठीक है, तो अब मैं कलर चेंज करता हूँ। ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही काटती है, इसी पॉइंट पे काटती है, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जिसपे जितने इंसान काम करने को तैयार हैं उन सबको काम मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ एरो मार के लिख देता हूँ फुल एन फॉर एम्प्लॉयमेंट EQUI मतलब इक्विलिब्रियम। अगर आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये था। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? Owing to constantly changing demand and supply parameters in the economy, there always exists some frictional and structural unemployment. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हो भी गई तो लगातार डिमांड सप्लाई चेंज होते जा रहे हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल वर्ड्स में होता है जो शॉर्ट पीरियड की अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने पिज़्ज़ा हट में नौकरी की, डोमिनोज में जॉब करते हो, वहाँ से छोड़ी कॉल सेंटर में लग गए तो 2 4 5 10 दिन की अनएम्प्लॉयमेंट, उसे फ्रिक्शनल कहते हैं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, कुछ पुरानी इंडस्ट्रीज, पुरानी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज बंद होती रहती हैं और नई टेक्नोलॉजीज की इंडस्ट्रीज खुलती रहती है। द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट मस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रीडमैन हुए हैं, उन्होंने कहा है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहता है, उस लेवल को हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चाहे इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे लेवल पे भी होगी, मगर वो मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन रिलेटेड टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन अ डायनेमिक इकोनॉमी। डायनेमिक इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई लगातार चेंज हो रहे हैं, इसकी वजह से आप एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ वीक के लिए, कुछ डेज के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट अराइजेज ड्यू टू मेनी फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? इमोबिलिटी ऑफ लेबर, कि लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाके काम नहीं करना चाहता, इमोबाइल है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल बंद मिल नहीं रहा तो कुछ टाइम के लिए काम बंद करना पड़ेगा। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कई लोगों को जॉब लॉस हो गई मगर उनको अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो दूसरी जगह जॉब कर नहीं पा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्टेज ऑफ पावर, क्या पता बिजली नहीं है। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स, मशीनों की वियर एंड टीयर की वजह से वो थोड़ी देर के लिए बंद रहेंगी, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। टेंडेंसी ऑफ द वर्क्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो यहाँ पे वर्क्स नहीं है, यहाँ पे आएगा वर्कर्स। जो टेंडेंसी है वर्कर्स की, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना होने की टेंडेंसी भी एक एग्जांपल मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ से कहीं और जॉब लग रही है मगर मैं जाना नहीं चाहता तो मैं थोड़ी देर यहीं पे रहूँगा अपनी जगह पे, क्या पता मुझे आसपास कोई काम मिल जाए, तो वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए जॉब लॉस हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट अकर्स ड्यू टू लॉन्ग रन डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म में बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से जो भी जॉब लॉसेज होते हैं उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, पहले टाइपराइटर आते थे, वो कंपनियां बंद होगी, ठीक है ना, क्योंकि टाइपराइटर का मेन काम नहीं रहा, सारा काम कंप्यूटर पे आ गया। इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकॉनमी। जैसे जैसे इकॉनमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आती रहती हैं, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, उसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट आती है। ये फॉलोइंग सिचुएशन में हो सकती है। व्हेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर देन लेबर आर इन शॉर्ट सप्लाई, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई शॉर्ट हो, या फिर व्हेन द लेबरर्स लैक एक्सपर्टीज फॉर न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो लेबरर्स हैं उनको इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है कि वो नई इंडस्ट्रीज में काम करें, ठीक है ना। अब टाइपराइटर वाले बंदे जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, वो लैपटॉप वाली इंडस्ट्री में तो काम नहीं कर सकते ना। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक, लगातार प्रोडक्शन टेक्निक चेंज होती रहती है, तब भी जो पुराने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो जाती हैं।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन द इकोनॉमी इवन व्हेन द लेबर मार्केट इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तब भी कुछ ना कुछ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। अगर इकोनॉमी में डिमांड फॉर लेबर सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तब भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी। उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इट अकर्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये क्यों होती है? पहला, फ्रिक्शनल चेंजेस रिलेटेड टू शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। शॉर्ट पीरियड में एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे आप जाते हो तो कुछ दिन के लिए अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। पुरानी फैक्ट्रियां बंद होगी और नई फैक्ट्रियां जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो खुल गई, इस वजह से भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। मैंने एग्जांपल दी थी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कि पहले टाइपराइटर की कंपनी आती थी, टाइपराइटर जो हाथों से करते थे, अब लैपटॉप आ गए हैं, उसकी जगह कंप्यूटर्स आ गए हैं, तो वो टाइपराइटर की कंपनियां तो ऑलमोस्ट फिनिश होने की कतार पे है ना, तो उसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर ढांचे की चेंज होने की वजह से आती है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई बराबर भी होगी तब भी कुछ ना कुछ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगी ही होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक करूंगा जिसका नाम है डेफिशिएंट डिमांड। जैसा कि नाम है डेफिशिएंट मतलब डिमांड की कमी। इट इज अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। तो इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और मैं डायग्राम दो तरीके के बनाऊंगा क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके के डायग्राम बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एग्रीगेट सप्लाई बनाऊंगा। एग्रीगेट सप्लाई में 45 डिग्री की बनाऊंगा एक डायग्राम में, ठीक है, और दूसरे डायग्राम में भी मैं 45 डिग्री की बनाऊंगा एक हद तक। उसके बाद ये पैरेलल अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल टू वाई एक्सिस चले जाती है, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। ये एग्रीगेट सप्लाई, इसको टच करा देता हूँ एक्स, ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। तो ये मैंने एग्रीगेट सप्लाई बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। ये बना दी मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व इस पॉइंट पे मैंने बनानी है, ठीक है, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ये निकाल दी, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसलिए इसको EF दे देता हूँ। EF मतलब इक्विलिब्रियम इन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने ये ले लिया, मान लिया इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से डायग्राम बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ NF ले लेता हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दिया हुआ है। अब यहाँ से ध्यान से समझना, डिमांड सप्लाई से कम है किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। तो मैं क्या करूंगा, एग्रीगेट डिमांड को नीचे शिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट होगी। कब तक नीचे शिफ्ट होगी? एग्रीगेट डिमांड कर्व तब तक नीचे शिफ्ट होगी, मैं यहाँ तक शिफ्ट कर देता हूँ इसको। तो एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो गई है, तो इसको मैं नया नाम दे हूँ ED1, और नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? E1 पे। तो EF तो था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के सामने तो इतने लोगों को काम मिलता था, कितने लोगों को? ONF। मगर अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आ गया है, मतलब डिमांड की कमी हो गई है, डेफिशिएंट डिमांड है। अब सिर्फ ON1 बंदों को काम मिलता है, और ये जो इसके बीच में गैप है इसे क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ लो होनी ही होनी है। अगर मुझे इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है तो मुझे इसमें भी एग्रीगेट डिमांड कर्व फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो मैं भी ये फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये लो, नई एग्रीगेट डिमांड आ गई है AD1। अब नई एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको यहाँ पे काट रही है E1 पे। तो नया इक्विलिब्रियम क्या है? नया इक्विलिब्रियम है हमारा N1, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना था? NF। तो ये जो गैप है ये क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो है, मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम है। किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से इतनी कम है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट से इतनी कम है ना, तो जितनी भी कम है इसे हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंट डिमांड। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारा? डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ पे भी ये मैं लिख लेता हूँ डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, कॉजेज़ ऑफ डेफिशिएंट डिमांड।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉजेज क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के? कॉजेज समझाने से पहले मैं आपको एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला लिखता हूँ। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो मतलब ये सारे के सारे गिरेंगे, एक आधा बढ़ेगा, बीच में से बताऊंगा कौन सा। तो इनके गिरने की वजह से ही तो ये काम होगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्राइवेट इंसान ही पहले से कम खाएगा या कम कंज्यूम करेगा तो डिमांड तो गिरेगी ओवरऑल। रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट गिरेगी तो भी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपना खर्चा कम कर देगी तो भी डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, तो सरकार ने अगर टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए तो टैक्सेस लगाने से प्राइस बढ़ जाता है, जिससे लोग डिस्करेज होंगे, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे तो जो बाहर से पैसा डॉलर्स की सप्लाई आती थी वो रुक जाएगी, जिससे हमारी इनकम कम होएगी, तो हम भी डिमांड कम कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की। नेक्स्ट है राइज इन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो सारा पैसा तो बाहर चला गया, बाहर से तो कोई आया नहीं, तो यहाँ से अगर पैसा बाहर चला गया तो यहाँ के लोगों के लिए पैसा कम रह गया तो डिमांड तो गिरेगी। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से ही डिमांड गिरती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है मतलब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में इम्बैलेंस होना, मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है एग्रीगेट सप्लाई से, किसके सामने? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के सामने। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट इसका है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है वो मैं आपको अभी डायग्राम से समझाने लगा हूँ, आप ध्यान से देख लेना। मान लो ये एग्रीगेट सप्लाई एक लेवल तक बढ़ी, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री नहीं गई बल्कि पैरेलल टू वाई एक्सिस चलेगी। तो इसको मैंने एग्रीगेट सप्लाई को नाम दे देता हूँ, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट है, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे होगा? अगर एग्रीगेट डिमांड, मैं इसको रब कर देता हूँ, कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही काटती है, जैसे ये अभी काट रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही काट रही है, ठीक है, तो इस लेवल को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो हो गया, एनएफ मतलब इसके सामने फुल एम्प्लॉयमेंट है। मगर अगर ये एग्रीगेट डिमांड है, मैंने एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया, अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है और एग्रीगेट सप्लाई के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे आ जाती है तो इक्विलिब्रियम तो बनेगा। ये देखो इक्विलिब्रियम तो बना, मगर वो फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे बना है ना, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये वाला फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे इक्विलिब्रियम बना है ना, इसको क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे कटता है तो इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये पता नहीं मैंने क्यों बनाया है, चलो जिस मर्जी के लिए बनाया है, ये डायग्राम आप कर सकते हो। अब डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्यों? ओइंग टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, क्योंकि डिमांड की डेफिशिएंसी है। इक्विलिब्रियम जो भी होता है, इक्विलिब्रियम डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम, ये क्यों आ गया बीच में वेज? रुको 2 मिनट, मैंने वेज क्यों लिखा है यहाँ पे, ये उड़ा देता हूँ, यहाँ पे फिर से करता हूँ। ओइंग टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई स्टक एट अ लोअर लेवल ऑफ जीडीपी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये इक्विलिब्रियम था, अब इक्विलिब्रियम नीचे आ गया, तो अब ये जो लेवल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट है या जीडीपी है वो काफ़ी कम है, तो इसलिए हम इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे आ रहा है इक्विलिब्रियम, समझ की बात, जिसकी वजह से ये जो बीच में जो शेडेड पोर्शन मैं बना रहा हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट है, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है ये बताता हूँ आपको। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड क्रिएट्स डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का फॉल होना। डेफिशिएंट डिमांड लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट, जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाती है, जिसकी वजह से लो आउटपुट और लो इनकम हो जाती है। लो इनकम रिजल्ट्स इन लो डिमांड, अगर लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। द इकोनॉमी स्लिप्स इन डिफ्लेशनरी स्पाइरल और लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो इकोनॉमी गिर जाती क्योंकि जब तक पिछला माल नहीं बिकता वो फर्दर बनाना बंद कर देते हैं। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया मैंने? लो डिमांड है, जब डिमांड ही लो है तो फर्दर इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट लो होगी तो लो आउटपुट होएगी, आउटपुट लो बना रहे हैं तो इनकम भी लो हो जाएगी, ठीक है। इसको अब मैं डेफिशिएंट जो डिफ्लेशनरी गैप है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
तो मैं आपको डिफ्लेशनरी गैप बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से बने रहना मेरे साथ। सबसे पहले मैं कलर चेंज करता हूँ और यहाँ से ये बनाता हूँ एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री तक बनानी है और मतलब थोड़ी ऊपर तक। उसके बाद मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि कई बुक्स में इस तरीके से बनी हुई है तो मैं दोनों की दोनों बता दूं। यहाँ पे ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब अगर मैंने डिफ्लेशनरी गैप बनाना है तो सेम टू सेम डायग्राम इसका डेफिशिएंट डिमांड की तरह है। तो ये हमने बना दी डेफिशिएंट डिमांड के पहले डायग्राम में एग्रीगेट डिमांड का। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पे आ गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इसके सामने जो भी है एम्प्लॉयमेंट लेवल वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर एग्रीगेट डिमांड इसके नीचे जाती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मान लो एग्रीगेट डिमांड नीचे शिफ्ट हो गई, नीचे गिर गई, ठीक है, तो अब नया एग्रीगेट डिमांड का लेवल तो ये है, तो नया इक्विलिब्रियम लेवल तो ये है, ठीक है। अब ये जो डिफ्लेशनरी गैप है ये क्या होता है, ये जो इसके बीच में जो गैप है ना उसे डिफ्लेशनरी गैप कहा गया है। तो डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड एक ही बात है, समझ गए बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसके सामने क्या है, इतने लोगों को जॉब्स मिल रही है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप एक ही बात होती है। अब मैं आपको इस तरीके से बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे रुको 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं बना दिया एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काट रहा है, इसको मैंने नीचे ले आया और ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के नीचे काटता है, ठीक है, तो वो मैं डायग्राम बना देता हूँ आपकी। सपोज दिस इज द डायग्राम, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। इसको नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं अभी, हाँ। तो अगर ये नई एग्रीगेट डिमांड कर्व है तो अगर आप देख रहे हैं ये दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो एग्रीगेट डिमांड जो नई वाली है वो इक्विलिब्रियम यहाँ पे बना रही है। तो इसके सामने देखें तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो ये लेवल था, अब तो लेवल ये है, तो इनके बीच में जो गैप है उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे, और डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने ये करना था कि डिफ्लेशनरी गैप आ जाता है, और डिफ्लेशनरी गैप कहता है कि भाई जब तक पुराना माल नहीं बिकता उसको साफ करने के लिए इन्वेस्टमेंट लो हो जाती है, क्योंकि फर्दर बनना बंद हो जाता है, और लो आउटपुट होती है, और लो आउटपुट होती है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो ऐसे ये वीसीएस सर्कल सा चलता रहता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अनडिजायर्ड स्टॉक्स, ठीक है। In a situation of deficient demand, producers are not able to sell all that they plan to sell or wish to sell. Producers के पास इतना स्टॉक इकट्ठा हो जाता है जो वो बेचना चाहते हैं वो बेच नहीं पाते। Hence, undesired stocks tends to pile up. तो उनके पास स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। Clearance of undesired stocks lead to fall in prices. सेलें लगा लगा के माल बेचना पड़ता है। Fall in planned output for the year ahead. तो जब तक पिछला माल नहीं बिकेगा तो नेक्स्ट टाइम पीरियड का माल वो कम बनाएंगे ना, नेक्स्ट क्वार्टर का या नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। बोथ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। इन दोनों की वजह से डिफ्लेशनरी प्रेशर मतलब प्राइसेस गिर जाते हैं, क्योंकि जब तक पुराना माल नहीं बिकेगा नया बनना मुश्किल है, ठीक है। बनाएंगे भी किस लिए जब तक पुराना नहीं बिक रहा। नेक्स्ट आ जाता है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। इट हैपन्स बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक्स। एक तो प्रोड्यूसर्स के पास जो माल पड़ा था वो बिक नहीं पाया। अनडिजायर्ड स्टॉक्स लीड्स टू प्राइस क्रैश। तो जब भी अनडिजायर्ड स्टॉक्स पड़ा होता है दुकानदार के पास, उसका माल नहीं बिका तो प्राइस क्रैश कर जाता है, उसे प्राइस सेले लगा लगा के माल बेचना पड़ता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सेस डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज अ सिचुएशन इन विच एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। किसके सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। अब इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। इसके दो तरीके के डायग्राम्स होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए होते हैं, मगर मैं दोनों तरीके से डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला जो डायग्राम आता है उसमें एग्रीगेट सप्लाई को 45 डिग्री दिखाया जाता है, ठीक है, और जो दूसरा डायग्राम है उसमें एक हद तक 45 डिग्री दिखाया जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस कर दिया जाता है, क्योंकि वो इस डायग्राम का मानना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट तक हमने अचीव कर लिया है तो इससे ज़्यादा एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो इसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ये वाला पॉइंट होता है जो मैंने काफ़ी मोटा सा करके दिखा दिया। अब ये एग्रीगेट सप्लाई है, अब हम बनाते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बनाने के लिए
मैंने यहाँ से ये लाइन खींच दी, ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ और मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एग्रीगेट डिमांड ड्रॉ कर ली है, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ एग्रीगेट डिमांड। तो जहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होती है, कट करती है, हम ये मान लेते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मगर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से भी डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से भी डिमांड बढ़ जाए तो उसे ही तो एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो नई एग्रीगेट डिमांड है लेट दिस वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ इसको, ये नई एग्रीगेट डिमांड होगी AD1। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो यहीं पे हमारा अचीव हो गया था, तो नया इक्विलिब्रियम तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर है ना, इसीलिए इसको ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तो मगर एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी फुल हमने अचीव कर लिया, तो एम्प्लॉयमेंट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन लगा के यहाँ ABCD कोई भी नाम दे दूँ, तो ये जो इन दोनों कर्व्स में गैप है, इसे क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। समझ गए बात, कि डिमांड इतनी ज़्यादा एक्सेस है फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से। अब नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम में भी हम इसी तरीके से एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ये लाइन बनाई कि जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट पहले से अचीव हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ, उधर इधर कर देता हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया है भाई AD एग्रीगेट डिमांड। ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो पहले से अचीव हो चुका है, ठीक है। मगर अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के भी ऊपर ये डिमांड सप्लाई को काट रही है, तो वो नया इक्विलिब्रियम जो है वो तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम था वो तो इसी पॉइंट पे था। अब इसके सामने देखो, एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो वही का वही रहा, मगर इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट हो गया। अब जो इसमें जो गैप है ना, उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, इसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं पाती, बस डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से महंगाई भी हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा एक्सेस डिमांड। दो अलग अलग तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बुक्स में इस तरीके से, कुछ बुक्स में इस तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक्सेस डिमांड के क्या कॉजेज हैं, उससे पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इन्हीं फैक्टर्स में चेंज आएगा तभी डिमांड बढ़ेगी, ये बात याद रखना। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सी, अगर प्राइवेट खर्चा बढ़ जाएगा तो ओवरऑल डिमांड तो बढ़ी जाएगी इकोनॉमी में। इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग गया तो इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आएगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, उससे भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपना खर्चा बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा हो सकती है। कोरोना के टाइम पे ऐसे ही हो रहा है, सरकार ने दब के नोट छापे सेंट्रल बैंक्स ने, और डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से हर एक कंट्री में इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन द टैक्सेस, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर ले तो प्राइजेस भी गिर जाएंगे, और प्राइजेस के गिरने से डिमांड भी बढ़ सकती है, एग्रीगेट डिमांड। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो बाहर से डॉलर का इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट, फॉल इन इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट गिर गए तो जो पैसे बाहर जाते थे वो बाहर जाना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा पैसे बचेंगे हमारे कंट्री के पास, और इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, कि एक्सेस डिमांड हो तो क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स क्या हैं। टिल देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड के कॉन्सिक्वेंसेज मतलब असर क्या होते हैं। पहला है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज। तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे आता है, चलिए आपको दिखाता हूँ। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट राइज बिकॉज फैक्टर्स आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड। जब भी एक्सेस डिमांड होता है तो जो फैक्टर्स हैं वो तो ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है, तो आउटपुट उससे ज़्यादा या फैक्टर्स उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। एक्सेस डिमांड जनरेट्स द प्रेशर ऑन जनरल प्राइस लेवल, तो इसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो इसकी वजह से प्राइजेस पे प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये मैंने पहले से एक एक्सेस डिमांड का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैंने AD एग्रीगेट डिमांड बनाई और ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल EF बनाया। तो जब भी डिमांड ऊपर शिफ्ट हुई तो नया एग्रीगेट डिमांड AD1 हो गया, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम तो ये आ गया। मगर इक्विलिब्रियम चेंज होने का मतलब ये तो नहीं कि भाई हम E1 पे पहुंच गए, हम E1 पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम A पॉइंट पे हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो उतनी की उतनी है ना, सप्लाई में तो रिस्ट्रिक्शन है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी की उतनी है, तो हम
EF मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से यहाँ पे पहुंचेंगे ए पॉइंट पे, ना कि हम E1 पे जाएंगे। तो ये जो गैप है जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते थे, सेम टू सेम डायग्राम है, उसी को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। दूसरी तरफ चलें तो मान लो हमारा पहले एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इस टाइप की बनी है 45 डिग्री की, और उसके बाद पैरेलल टू वाई एक्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल NF है। तो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काट रही है, जिसको हमने EF मतलब इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है किसी भी वजह से, जो आपको पहले मैंने वीडियो बनाई है उस वजह से बढ़ जाती है, ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो नई एग्रीगेट डिमांड E है, AD1 है। अब नया इक्विलिब्रियम क्या हो गया, E। अब इस इक्विलिब्रियम के सामने भी देखते हो तब भी तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वही रहता है ना। तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट लेवल यही है मगर डिमांड बढ़ गई है। तो इस वजह से ये जो गैप है जिसको हम एक्सेस डिमांड कहते थे, इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। मतलब इस गैप की वजह से प्राइजेस भाग जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब ही प्राइस राइज ही होता है। नेक्स्ट, स्टैटिक जीडीपी स्टैटिक रह जाएगी क्योंकि हमने ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट तो अचीव कर लिया है। अंडर एक्सेस डिमांड हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर जीडीपी। डिमांड तो ज्यादा है मगर हम ऑलरेडी अपनी फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो जीडीपी नहीं बढ़ पा रही इकोनॉमी में। तो इससे क्या होता है, दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड एंड देर इज नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। रिसोर्सेज को पहले से ही फुली एम्प्लॉयड किया हुआ है और ज्यादा रिसोर्सेज को और ज्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज तो खत्म हो गए हैं पहले ही, हमारी कैपेसिटी इतनी थी काम करने की। नेक्स्ट है वेज प्राइस स्पाइरल। वेज मतलब वेजेस बढ़ते हैं तो फिर प्राइजेस बढ़ते हैं, फिर प्राइजेस बढ़ते हैं तो फिर कहते हैं वेजेस बढ़ाओ। इसको मैं पहले टेक्निकल लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। इट इज अ सिचुएशन व्हेन वेजेस कैचेस प्राइस एंड प्राइस कैचेस वेजेस। ये कैसी सिचुएशन है जिसमें वेजेस बढ़ते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, और जब प्राइस बढ़ते हैं तो मजदूर हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि भाई इतनी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तनख्वाहें बढ़ाओ। ठीक है, हेंस द इकोनॉमी मे बी ड्रिवन टू अ सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। तो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल कैसे होता है, ड्यू टू एक्सेस डिमांड देयर इज अ प्रेशर ऑफ डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। एक तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज मतलब सप्लाई कम है, तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड उस पर प्रेशर क्रिएट करती है, कंसिक्वेंटली वेजेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मान लो लेबर की सप्लाई लिमिटेड है, ठीक है, लेबर की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड लेबर की एकदम भागी, तो उससे क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लेबर की सप्लाई कम हो जाएगी, तो वेजेस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे ना। राइज इन द वेजेस लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अगर तनख्वाहें बढ़ जाएंगी तो जो भी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, उससे प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो राइज इन द प्राइसेस लीड्स टू अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो जब भी प्राइस बढ़ेंगे तो सामान महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर हमारा रहना सहना महंगा हो जाएगा, खाना पीना। राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग लीड्स टू राइज इन वेजेस अगेन। तो सब लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भाई इतना महंगाई होगी अब तो तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ, तो वो फिर से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ने की वजह से तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, और तनख्वाहें बढ़ाएंगे तो फिर से प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, वेज प्राइस स्पाइरल। वेजेस बढ़ती हैं तो प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइसेस क्योंकि वेजेस बढ़ती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ती है तो फिर से वो कहते हैं वेजेस बढ़ाओ, फिर से वेजेस बढ़ेंगी, फिर से डिमांड बढ़ जाएगी, फिर से प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये स्पाइरल की तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो दिस स्पाइरल रिजल्ट्स इन हाइपर इन्फ्लेशन, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाती है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ओइंग टू अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। डिमांड इकोनॉमी में जो है वो अनफुलफिल्ड रह गई है। अनफुलफिल्ड का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी में जो डिमांड है वो अनफुलफिल्ड रह गई है, सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, अनफुलफिल्ड डिमांड मतलब जो डिमांड पूरी नहीं हो सकी। दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू रेज सप्लाई ओइंग टू लैक ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड तो है मगर प्रोड्यूसर सप्लाई तो नहीं ना बढ़ा पाए, तो काश वो ज़्यादा बना पाते और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते, तो इसलिए भी उनका प्रॉफिट तो एक टाइप का गया। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एक्सेस डिमांड वर्सेस डेफिशिएंट डिमांड। दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सेस डिमांड कब होती है, इट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो ही एक्सेस डिमांड होती है। मगर डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, किसके सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। तो ये इससे उल्टे सिचुएशन है। लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे लेवल ऑफ आउटपुट तो नहीं बढ़ाया जा सकता ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो जो है अगर डिमांड बढ़ भी जाती है ऊपर को, डिमांड ये ऊपर शिफ्ट हो भी जाती है, तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको लिंक देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके, जो मेरी पुरानी वीडियोज़ में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ये वाला है। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम
बनता है डेफिशिएंट डिमांड में वो पिछली साइड बनता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से लेवल से आउटपुट गिर जाती है। ठीक है, आई होप ये पुरानी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तो अगर देखी हो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थर्ड पॉइंट, देर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑलरेडी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है या अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। देर इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, इसमें डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इस सिचुएशन को ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल, इसकी वजह से वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में मैंने दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, उसमें है वेज प्राइस स्पाइरल। इट लीड्स टू लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, इसमें इकॉनमी इक्विलिब्रियम लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में पहुंच जाती है, बहुत नीचे गिर जाती है, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, लो आउटपुट, लो डिमांड। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इन्फ्लेशनरी गैप वर्सेस डिफ्लेशनरी गैप। ये कब होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, किसके सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। और डिफ्लेशनरी गैप तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, जब डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, किसके सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने। नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब भी इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैक्सिमाइज किया हुआ है, अचीव किया हुआ है जो भी हाईएस्ट लेवल है। मगर डिफ्लेशनरी गैप में जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है वो थोड़ा सा लो रहता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट से तो नीचे ही इक्विलिब्रियम कटेगा ना। तो ये कैसे कटेगा, ये आप डेफिशिएंट डिमांड में मेरी लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके अच्छी तरीके से देख सकते हो। देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी, इसमें ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। मगर दूसरी तरफ जब भी डिफ्लेशनरी गैप होता है तो इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट, जब भी हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो करता है, मगर डिफ्लेशनरी गैप क्या शो करता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट लीड्स टू वेज प्राइस स्पाइरल, इसकी वजह से वेज प्राइस स्पाइरल आ सकता है। मगर दूसरी तरफ डिफ्लेशनरी गैप की वजह से लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप में इकॉनमी फंस सकती है, रिसेशन में जा सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों की दोनों अनसर्टेन सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड में डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने, और डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम रह जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने सप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंग। इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फिस्कल पॉलिसी और दूसरा तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उनमें मैं बताऊंगा कि एक्सेस डिमांड में अगर एक्सेस डिमांड है तो फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, डेफिशिएंट डिमांड है तो फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, एक्सेस डिमांड है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, डेफिशिएंट डिमांड है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो सारा का सारा उसमें डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं बताऊंगा फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इट डील्स विद द पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की आमदनी के बारे में बताए, उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इट इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये कंट्री के हेड बैंक की वो पॉलिसी है विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करती है, और फ्लो ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के फ्लो को, लोन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है, वो पॉलिसी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रह जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग लिखना है पेपर में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन कैन बी सॉल्व्ड थ्रू फिस्कल पॉलिसी इन अ फॉलोइंग मैनर। फिर आप लिखोगे कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन को फॉलोइंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो मैं बताऊंगा पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ये होता क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उनकी जो, या फिर लोकल गवर्नमेंट जो पंचायतें वगैरह बनी हैं, उनके खर्चे को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इंक्लूड्स
जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है तो किस किस टाइप का खर्चा कर सकती है? एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क्स जैसे रोड्स, डैम्स या ब्रिजेस बनाती है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन या पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस ऑफ द कंट्री, इस पे भी सरकार का खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इस पे भी गवर्नमेंट का खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडीज टू एनकरेज प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए सरकार काफ़ी रियायत देती है, टैक्स में छूट देती है, ऐसी ऐसी सब्सिडीज देती है, तो सरकार का इनमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये तो था सरकार का खर्चा। अब एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, तो एक्सेस डिमांड के टाइम पे सरकार को अपना खर्चा कम करना चाहिए। अ कट इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट्स लाइक अ विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी में जो भी सर्कुलर फ्लो पैसा घूम रहा है, अगर सरकार अपना खर्चा नहीं करेगी, फ्रेश पैसा नहीं डालेगी, उल्टा टैक्स लेके निकाल लेगी, तो ये एक टाइप का विड्रॉल हो गया, मतलब जो सरकार ने करना था खर्चा वो नहीं किया। इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विडिटी नीड्स टू बी सोक्ड टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन, ये तब ज़रूरी हो जाता है जब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाए। जैसे कोरोना के बाद हर एक कंट्री ने नोट इतने छापे कि मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा आ गया कि महंगाई हर एक कंट्री में हो गई। तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार अपना खर्चा कम कर देती है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे या किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ पे खर्चा कम कर देती है। इससे इकॉनमी में फ्रेश पैसा नहीं आता और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेस। अ टैक्स इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक ऐसी कंपलसरी पेमेंट है जो सरकार को देनी है। मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, मेड टू गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। चाहे बेनिफिट हो चाहे बेनिफिट ना हो, आपको सरकार को पैसे देने ही देने हैं, उसे हम टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करें टैक्स के थ्रू? बाय इंक्रीजिंग द टैक्स बर्डन, टैक्स रेट बढ़ा दो। द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम, जब भी टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों की जेब में पैसा कम रह जाएगा, उनको खर्चने के लिए पैसा कम रह जाएगा, इसकी वजह से वो डिमांड कम करेंगे, तो सरकार टैक्स भी बढ़ा देती है एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट। पब्लिक बोरोइंग में क्या करती है सरकार? बोरोइंग्स करती है, किससे? आम लोगों से भी कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक एंड कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक, आरबीआई या सेंट्रल बैंक से भी बोरो कर सकती है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड द गवर्नमेंट स्टेप्स अप पब्लिक बोरोइंग बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सरकार पब्लिक बोरोइंग करती है, लोगों से कर्जा लेगी या फिर इंस्टीट्यूशन से लेगी और उनको कहेगी कि मैं तुम्हें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हूँ, तो सारे के सारे लोग या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो सरकार के पास पैसे जमा कराएंगे, ठीक है। तो इस लालच में कि हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? जो फालतू पैसा था इकोनॉमी में वो तो सकअप कर लिया ना। दिस रिड्यूसेस द लिक्विडिटी विद द पीपल, लोगों की जेब में पैसा कम रह जाता है क्योंकि सब ने गवर्नमेंट को दे दिए पैसे, लैंड कर दिए और गवर्नमेंट ने बोरिंग कर ली। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो रिड्यूसेस एंड एक्सेस डिमांड इज मैनेज्ड। उसके बाद मैंने लिखा है गवर्नमेंट में ऑल्सो रिड्यूस द बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट में ऑल्सो रिड्यूस इट्स बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सरकार क्या करेगी? सेंट्रल बैंक से अपनी बोरोइंग कम कर लेगी। कम क्यों करेगी? अब ध्यान से समझना, अगर सरकार सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी तो बोरो किस लिए करती है? कहीं ना कहीं खर्चा करने के लिए, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? अपनी बोरोइंग्स को सेंट्रल बैंक से कम कर देगी, विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड करेक्ट द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से पैसा ही नहीं ले रही तो खर्चेगी भी नहीं, पैसा होएगा तो खर्चेगी, अगर पैसा लेगी तभी खर्चेगी, अगर नहीं लेगी तो पैसा नहीं खर्चेगी। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड डिफ्लेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करूंगा जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन के टाइम पे फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है, अपने मीनिंग लिखना है फिस्कल पॉलिसी का, कि फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के खर्चे और आमदनी से रिलेटेड होती है। फिर लिखना है प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। मैंने यहाँ इन्फ्लेशन लिखा हुआ है, मुझे यहाँ डिफ्लेशन लिखना था, कभी कभी लिखने में स्पीड में गलती हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम या डिफ्लेशन की प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व थ्रू फिस्कल पॉलिसी। कैसे? इन अ फॉलोइंग मैनर। तो सबसे पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये होता क्या है?
इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करती है? खर्चा करती है पब्लिक वर्क्स के ऊपर, जिसमें आ जाता है रोड्स, डैम, ब्रिजेस। सरकार खर्चा करती है एजुकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स पे। सरकार खर्चा करती है डिफेंस ऑफ द कंट्री पे। सरकार खर्चा करती है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे। सरकार खर्चा करती है सब्सिडीज देने में, जिससे कि प्रोडक्शन एनकरेज हो सके, ठीक है। अब ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड पहले से नहीं है, तो सरकार क्या करती है? अपना खर्चा बढ़ा देती है। राइज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट्स लाइक अ इंजेक्शन। तो जैसे जैसे सरकार खर्चा बढ़ाती है तो इकोनॉमी में या सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? इंजेक्शन होता है पैसे का, इंजेक्ट करता है पैसे, ठीक है। कौन? सरकार। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विडिटी नीड्स टू बी एनहेंस्ड इन द इकोनॉमी। तो सरकार अपना खर्चा तब बढ़ाती है जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एनहेंस करना है, क्योंकि डिमांड गिर गई है, उसकी वजह से इकोनॉमी में कोई खरीद नहीं रहा और खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ता है ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आए। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेस। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट। टैक्स एक ऐसा कंपल्सरी पेमेंट है जो देना ही देना है, विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। बेनिफिट हो बेनिफिट ना हो, सरकार को अपने पैसे देने ही देने। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड होगा तो क्या होगा? बाय रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द डिस्पोजेबल इनकम एंड मैनेज डेफिशिएंट डिमांड। तो होगा क्या? सरकार टैक्सेस कम कर देगी। टैक्सेस कम करने से क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचा करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो वो डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक बोरिंग्स और पब्लिक डेट। तो पब्लिक बोरिंग, पब्लिक डेट में हमने क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक, लोगों से भी बोरो कर सकती है, इंस्टीट्यूशन से भी, एंड कैन ऑल्सो बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक से भी बोरो कर सकती है। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस पब्लिक बोरिंग। सरकार लोगों से बोरिंग्स नहीं लेती, क्योंकि लोगों के पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं है, तभी तो डिमांड कम है इकोनॉमी में। दिस इंक्रीजेज द लिक्विडिटी विद द पीपल। इसकी वजह से लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज एंड डेफिशिएंट डिमांड इज मैनेज्ड। और सरकार करती क्या है? गवर्नमेंट में ऑल्सो इंक्रीज इट्स बोरिंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सरकार सेंट्रल बैंक से लोन लेना शुरू कर देगी, ठीक है, विच इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी एंड करेक्ट द डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। सरकार सेंट्रल बैंक से लोन लेगी। सेंट्रल बैंक हेड बैंक होता है कंट्री का, जो इंडिया में आरबीआई है। अगर कोई भी सरकार अपने सेंट्रल बैंक से लोन ले लेती है, बोरोइंग कर लेती है, तो वो बोरो करके अपनी जेब में थोड़ा रखेगी, वो तो खर्चा करेगी, इकोनॉमी में पैसे आएंगे, ठीक है, जिससे कि डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन क्या होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि करंट सिनेरियो भी यही चल रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन, तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग लिखना है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक मतलब हेड बैंक ऑफ द कंट्री, विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये कैसी पॉलिसी है जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है या लोन्स मतलब क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड इन अ फॉलोइंग मैनर, ठीक है। एक्सेस डिमांड को हम मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इन अ फॉलोइंग मैनर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को इंक्रीज करो। अब आप सोच रहे होगे बैंक रेट क्या है, इसलिए मैंने स्पेशल भाई इसका मीनिंग भी यही लिख दिया, ठीक है। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? सिक्योरिटी, ठीक है। तो बैंक रेट वो रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक्स, बड़े बैंक मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल, विदाउट गिरवी रखे लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कब कब लोन लेते हैं इस पे नहीं मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ अभी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वही बताऊंगा। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट, क्योंकि मार्केट में डिमांड पहले से ही ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, हेड बैंक क्या करता है कंट्री का, रेट बैंक रेट बढ़ा देता है। जैसे वो बैंक रेट बढ़ाएगा तो जो छोटे बैंक हैं उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक पैसा देगा, तो अगर छोटे बैंक आगे पैसा देंगे, लेंड करेंगे, तो वो भी तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करेंगे ना, तो उनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा तो लोग बहुत कम लोन लेंगे, जब लोन ही कम लेंगे तो डिमांड तो गिरेगी ना। तो इसको मैंने किस तरीके से लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड द सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट एंड एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक, क्योंकि उनको महंगे रेट पे मिल रहा है कर्जा, तो वो आगे भी तो महंगे रेट पे देंगे। इट लोअर्स द डिमांड फॉर लोन्स, इससे लोन्स या क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, लीडिंग टू अ कट इन द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो जाएगी। इट विल कर्ब द एक्सेस डिमांड, इससे एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है पहले ये समझते हैं।
रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स विद कोलेटरल। तो पुराना बैंक रेट क्या था? विदाउट कोलेटरल, बिना कुछ गिरवी रखे लोन दे देना। इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक छोटे बैंकों को लोन देता है मगर विद कोलेटरल, मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उनसे रख लेता है। तो इस केस में क्या होगा, वही सेम। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक रेजेस द रेपो रेट बढ़ा देगा। एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है ना, तो कमर्शियल बैंक को भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। इट लोअर्स द डिमांड फॉर लोन्स या क्रेडिट, जिसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में गिर जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों पॉइंट सेम है, बस कंसेप्ट अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या है, पहले मैंने ये लिखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क और डिपॉजिट देयर सरप्लस विद सेंट्रल बैंक। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास अगर फालतू पैसे आ जाते हैं कभी, ठीक है, तो मैं अपने बैंक में डाल देता हूँ। वैसे ये जो बैंक है, जब इनके पास फालतू पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, एक्सेस रिजर्व्स हो जाते हैं, तो ये सेंट्रल बैंक के पास अपने पैसे जमा करा देते हैं और सेंट्रल बैंक उनके ऊपर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि जितने भी छोटे बैंक हैं वो आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखें, ताकि उनके पास लोन देने के लिए पैसे कम बचें। लोन नहीं देंगे तो डिमांड गिर जाएगी। दिस इंड्यूसेस द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। तो अपने सेंट्रल बैंक के पास अपने वो फालतू पैसे रख लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। तो जब छोटे बैंक आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के पास अपने ज़्यादा पैसे रखेंगे तो उनके पास लोन देने के लिए कम बच जाएगा, तो इससे क्रेडिट फैसिलिटी कम हो जाएगी। इट लीड्स टू अ कट इन एग्रीगेट डिमांड। इससे एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सेस डिमांड है और इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं वो बताता हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, जब भी उसे मार्केट से पैसा निकालना है, एक्सेस पैसा हो गया है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब मार्केट में बेचेगी तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती हैं। इनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। तो ओपन मार्केट के थ्रू लोगों को कहती है कि आप 25,000 के मल्टीपल पे ले सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकों को कहती है, ठीक है, तो वो सेल करती है, ठीक है। जैसे वो सेल करेगी लोग खरीदेंगे, क्योंकि ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं और सरकार चाहे जिस मर्जी पार्टी की हो, ये पैसा तो नहीं डूबेगा, ठीक है ना। तो जैसे वो सेल करेंगे लोगों से पैसे ले लेंगे, मार्केट से पैसा निकल जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू सोक लिक्विडिटी को खींचने के लिए, ठीक है, वो बेचते हैं मार्केट में। अकॉर्डिंगली कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर रिड्यूस्ड, क्योंकि बैंक भी खरीदता है ये, तो उनके पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे। इम्प्लॉइंग अ कट इन द क्रेडिट क्रिएशन, उनको लोन्स, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो लोन्स कम दे पाएंगे, और जब लोन्स कम दे पाएंगे तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड श्रिंक हो जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो CRR होता है। वो होता क्या है पहले वो बता देता हूँ। इट रेफर्स टू द रेशो, मतलब परसेंटेज, बिटवीन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास जितने भी टोटल पैसे हैं उसका कितना परसेंट वो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो को इस सिचुएशन में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक फिक्स करती है और टाइम टू टाइम इसको चेंज करती रहती है। तो इस सिचुएशन में जब एक्सेस डिमांड है तो CRR को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। CRR को रेज कर दिया जाता है। CRR रेज्ड टू रिड्यूस द क्रेडिट क्रिएशन। जितना CRR बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा, तो उससे उनकी जो लोन्स देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कॉजेज फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड। जब वो लोन ही कम दे पाएंगे तो जो डिमांड है वो तो गिरी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रेज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को SLR भी कहा जाता है। ये क्या होती है पहले ये समझाता हूं। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स। मतलब जितने भी उनके टोटल डिपॉजिट्स हैं उनका कितना परसेंट लिक्विड एसेट्स रखना है, ये भी कौन बताता है, आरबीआई या सेंट्रल बैंक बताता है, और वो मेंटेन करना पड़ता है डेली बेसिस पे, ठीक है। सेंट्रल बैंक लगातार छापे मार मार के चेक भी कर सकता है। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज रेज्ड which gives a warning signal to commercial banks to maintain healthy cash reserves
विद देमसेल्व्स। तो SLR को बढ़ा दिया जाता है कि भाई तुम जितने % पहले कैश रिजर्व रखते थे उससे ज़्यादा अपने पास लिक्विडिटी की फॉर्म में रखो। अब जितने ज़्यादा लिक्विडिटी की फॉर्म में रखेंगे उससे क्या होगा, उससे वो लोन्स कम दे पाएंगे, और अगर लोन्स कम देंगे तो मतलब एग्रीगेट डिमांड तो गिरनी है ना इकोनॉमी में, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट, अब हम करेंगे राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन्स। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट हैं वो क्या होती हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, जिसको कोलेटरल कहते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ अ लोन ग्रांटेड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं लोन लेने गया तो मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बैंक को। सपोज मेरी जो सिक्योरिटी है वो 1 करोड़ की है, ठीक है, और मैं लोन लेने जाता हूँ, तो लोन लेने जाता हूँ मान लो 80 लाख का। तो इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 लाख का। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी, जब भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, तब क्या करेगा, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड टू रिड्यूस द डिमांड फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब अगर आपने लोन लेना है तो वो कहेंगे अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए तो आप 1 करोड़ की सिक्योरिटी मत भरो। अगर आपको 80 लाख का लोन चाहिए तो अब आप कम से कम 1.5 करोड़ की जो है हमें जो है सिक्योरिटी दो। उससे क्या होगा, अगर 1.5 करोड़ की सिक्योरिटी देते हैं तो अब जो गैप है इसमें वो कितना हो गया, 70 लाख का। तो जितना ज़्यादा गैप होगा उतना लोग डिस्करेज करेंगे लोन लेने के लिए। समझ गए बात। तो इससे मार्जिन रिक्वायरमेंट से को बढ़ा के जो एक्सेसिव डिमांड है या इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉरल सुएशन। तो सबसे पहले जानते हैं मॉरल सुएशन होता क्या है। सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक्स एग्री थ्रू परसुएशन और प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स। जो सेंट्रल बैंक है वो छोटे बैंकों को कहता है, प्रेशराइज करता है कि मेरी जो है रूल्स रेगुलेशन जो मैं बना रहा हूँ वो मानो, ठीक है। अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। द मेंबर बैंक्स डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक। जो भी एडवाइस सेंट्रल बैंक ने दी है, जो मेंबर बैंक है वो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उनका। तो अब होता क्या है, मॉरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द कमर्शियल बैंक्स टू बी सिलेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट इन लैंडिंग। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा है, तो सिलेक्टिव मतलब किसी किसी को लोन देंगे, हर किसी को लोन नहीं देंगे, और रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसको, लोन्स को, क्रेडिट क्रिएशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हुई पड़ी है वो कर्ब हो जाएगी, और ये जो सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्रेडिट राशनिंग होता क्या है। क्रेडिट राशनिंग में राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट है, इतना % एग्रीकल्चर को दे दो, इतना % इंडस्ट्री को दे दो, इतना % उसको दे दो, पर्सनल लोन इतना % कार लोन, ऐसे ऐसे करके ना वो हर एक जो बिजनेस एक्टिविटी या एक एक्टिविटी है उसको फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं जाना चाहिए। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड प्रिस्क्राइबिंग द क्रेडिट लिमिट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स के लिए लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा ताकि इससे ज़्यादा % उस सेक्टर में ना जाए। दिस restricts the availability of credit and increases the cost of credit। जब लोन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी एक पर्टिकुलर सेक्टर में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, मतलब कॉस्टिंग ऑफ क्रेडिट या कॉस्ट ऑफ लोन बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट गिर जाएगी, जिससे एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मॉनिटरी पॉलिसी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन के टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी। डेफिशिएंट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, किसके सामने, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एन को एम्प्लॉयमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, अपने पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। फुल एम्प्लॉयमेंट के सामने एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन मीनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक विच कंट्रोल्स द मनी सप्लाई और फ्लो ऑफ क्रेडिट इन एन इकॉनमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, किसकी, सेंट्रल बैंक की, आरबीआई की, जो मनी की सप्लाई को या फ्लो ऑफ क्रेडिट को, लोन्स के फ्लो को कंट्रोल करती है इकोनॉमी में। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन अ फॉलोइंग वे।
हम फॉलोइंग तरीके से डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहला पॉइंट आ जाता है डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये बैंक रेट होता क्या है, पहले वो 2 लाइनें इंट्रोड्यूस करता हूँ आपसे, फिर बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेटरल। ठीक है, जब भी छोटे बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से लोन लेने जाते हैं और उनको कोई कोलेटरल या सिक्योरिटी कोई गिरवी रख कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है, विदाउट गिरवी रखे जो उनको लोन मिल जाता है, जिस रेट पे लोन मिलता है उसे बैंक रेट कहते हैं। अब जब भी डेफिशिएंट डिमांड होगी तो क्या होगा, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द बैंक रेट। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। जब छोटे बैंकों को इस सस्ते रेट पे लोन मिलेगा तो वो आगे लोगों को और सस्ते रेट पे लेंगे, और तो नहीं देंगे, उसमें अपनी कम कमीशन ऐड करके देंगे आगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोन्स की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। एंड एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है कमर्शियल बैंक्स उसको गिरा देते हैं। इट एनहेंसेस द डिमांड फॉर लोन्स। इससे लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है, और लोन्स लेंगे तो लोग कंजम्पशन भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा। इट विल एनहेंस द एग्रीगेट डिमांड, और इकोनॉमी जो है वो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम से निकल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या बीमारी है, पहले मैं आपको, बीमारी नहीं मतलब क्या इसका मतलब होता है, पहले वो बताता हूँ। रेपो रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स विद कोलेटरल। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई छोटे बैंकों से चार्ज करती है, और जब भी वो इस टाइप के लोन देती है तो वो सिक्योरिटी लेती है, गिरवी रखवाती है कुछ अपने पास। ठीक है, इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस रेपो रेट, तो रेपो रेट को कम कर देगी। इसकी वजह से क्या होगा, एज अ फॉलो अप एक्शन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर जाएगा। कमर्शियल बैंक्स उस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसपे वो लोन्स आम इंसान को या इकोनॉमी में बांटते हैं, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। इट रेजेस द डिमांड फॉर लोन्स। ठीक है, इससे लोन्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन काफी अच्छा होगा, लोग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोन्स लेंगे, और इससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पहले पॉइंट की तरह ही हो गया। नेक्स्ट हो गया रिड्यूस रिवर्स रेपो रेट। अब ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, पहले ये समझ लो। रिवर्स रेपो रेट रेफर्स टू द रेट of interest at which commercial banks can park or deposit their surplus funds with the central bank। अब जैसे सेंट्रल बैंक जो है वो छोटे बैंकों को लोन देता है ठीक वैसे ही अगर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास अगर फालतू पैसा होता है तो वो अपना पैसा इसके अंदर मतलब सेंट्रल बैंक के अंदर जमा भी करवा देते हैं। ठीक है, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास फालतू पैसा है तो मैं अपने पैसे बैंक में डालूंगा, तो मुझे बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा ना, वैसे ही जो बैंक्स होते हैं ना, जब वो अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाते हैं तो सेंट्रल बैंक भी तो उनको कुछ ना कुछ लोन देता है, उस कुछ ना कुछ रेट देता है, उस रेट को रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर वो रेट रिड्यूस होगा तो बैंक्स डिस्करेज फील करेंगे कि भाई हम तो सेंट्रल बैंक के पास पैसे क्यों जमा कराए, वहां से तो काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इससे तो अच्छा बाहर लोगों को लोन दे दें, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दिस डिस्करेज द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। तो वो अपना फालतू पैसा सेंट्रल बैंक को क्यों देंगे जब वो सेंट्रल बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम दे रहा है उनको। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विल इंक्रीज, क्योंकि आम इंसान को लोन देने लग जाएंगे। इट विल रेज दैट एग्रीगेट डिमांड, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है बाइंग सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज करता है, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। बट ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे क्या होता है, सिक्योरिटीज आर बॉट बाय द सेंट्रल बैंक। जिन जिन के पास सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जो आरबीआई ने या सेंट्रल बैंक ने बांटी हुई हैं, बेची हुई हैं, उनको कहता है कि भाई मैं बाय करने लगा हूं, आप मुझे वापस कर दो, टू रेज द लिक्विडिटी। तो जब भी जो सिक्योरिटीज बेची हुई हैं, किसने बेची हैं, जो सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक ने आम इंसान को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या बैंकों को बेची हुई हैं, अब वो बाय बैक कर लेगा। तो जब जैसे ही बाय बैक करेगा तो इकोनॉमी में पैसा आ जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज लेगा और पैसे देगा। अकॉर्डिंगली कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर इंक्रीज्ड, क्योंकि ज्यादातर जो है कमर्शियल बैंक ही ये सिक्योरिटीज खरीदते हैं।
तो फिर बायबैक भी उन्हीं से करेगा ज़्यादातर। इम्प्लॉइंग अ राइज इन द क्रेडिट क्रिएशन, जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोन्स देने की। व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज, जितना ज़्यादा लोन्स देंगे उतना ज़्यादा डिमांड फॉर जो है गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा। तो इससे भी जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या होती है पहले ये समझना। इट रेफर्स टू द रेशो बिटवीन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक एंड देयर डिमांड डिपॉजिट्स। तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास उसका कुछ परसेंट जो उनको आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना है उसे कैश रिजर्व कहते हैं। कैश रिजर्व रेशो होता है वो परसेंट कि जितना भी उनके पास टोटल डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंट उनको किसके पास जमा करवाना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। उस परसेंट को कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। दिस इज ये कलर चेंज करता हूँ, दिस इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इट इज वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक इसको चेंज करती रहती है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके इकोनॉमी में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब डेफिशिएंट डिमांड है सीआरआर इज रिड्यूस्ड टू एनहांस द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी। सीआरआर को रिड्यूस कर दिया जाएगा। रिड्यूस फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले मान लो 6% था, ठीक है, अब 6% से कम करके कह देंगे कि भाई 4%। तो पहले 6% जितना भी उनका टोटल डिपॉजिट था, लेट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये चेंज होती रहती फिगर, 6% उनको सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता था। अब अगर वो कम होकर 4% हो गया तो 2% पैसा उनके पास फालतू बच गया ना, जिससे ज्यादा लोन दिया जा सकता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट में जितना ज़्यादा क्रेडिट आएगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको एसएलआर भी कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले जानते हैं एसएलआर होता क्या है। इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लिक्विड एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड देयर टोटल डिपॉजिट्स विच आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस। तो जितना भी उनका डिमांड डिपॉजिट्स है उसका कुछ परसेंट जो उनको अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एसएलआर। तो जब भी डेफिशिएंट डिमांड होती है तो एसएलआर को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब सेंट्रल बैंक कहता है कि जो तुम अपने पास लिक्विडिटी रखते थे उससे कम रखो, तो जितनी कम रखी जाएगी उतना ज़्यादा लोन देंगे वो। तो लोन देंगे तो आपको बताइए फिर डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी में क्योंकि पैसा ज़्यादा आता है। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड SLR is reduced which gives more liquidity to banks to dispose more loans। तो जितने ज़्यादा लोन्स देंगे उतना ही जो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने 1 CR 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, आप लोन लेने गए 80 लाख का, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, जब भी आप लोन लेने जाओगे तो वो आपको कहेंगे भाई कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखो, तो आपको कहेंगे सिक्योरिटी जो है वो कम से कम हमें 1 करोड़ की चाहिए, ठीक है। और ये जो आपने लिया लोन अमाउंट, इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो 20 लाख का जो डिफरेंस है, ये जो है ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जब भी मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ लोन ज़्यादा करना होता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। ये 20 लाख हो गया ना। ऑन द अदर हैंड अगर लोन को डिस्करेज करते तो कह देते सिक्योरिटी 1 करोड़ की नहीं, अब 2 करोड़ की सिक्योरिटी जमा कराओ, तो 2 करोड़ माइनस 80 लाख, तो इसका जो गैप है वो बढ़ा दिया गया ना, ताकि आम इंसान लोन ही ना ले पाए, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ इसको, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, ये वाली करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। तो लोन ग्रांटेड और जो गिरवी रख रहे हो उसके बीच में जो गैप होगा, ये वाला गैप, उसे हम कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस टू रेज द डिमांड फॉर क्रेडिट विच एनहेंस द एग्रीगेट डिमांड, जिससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एनहेंस हो जाएगी और इन्फ्लेशन आ जाएगी, जो डिफ्लेशन है, थोड़ी महंगाई हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये लिखने का यहाँ पे मतलब नहीं है, वैसे यहीं तक ठीक, यहीं तक आप लिख सकते हो कि इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, आपने कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, साथ के साथ नोट करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। इसके बाद पॉइंट आ जाता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब मॉरली प्रेशर क्रिएट करना। सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक्स एग्री थ्रू परसुएशन या प्रेशर डालना उनके ऊपर टू फॉलो द डायरेक्टिव्स। जो भी सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस देता है उनको फॉलो करने का प्रेशर क्रिएट करता है उनके ऊपर। द मेंबर बैंक्स डू नॉट इग्नोर द एडवाइस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की एडवाइस को वो इग्नोर नहीं कर सकते, अगर उन्होंने इग्नोर किया बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। या फिर हर तीसरे दिन आप अखबार में पढ़ते ही होगे भाई फलां बैंक पे इतना फाइन लगा दिया सेंट्रल बैंक ने, ठीक है। तो मॉरल प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑन द कमर्शियल बैंक्स टू डिस्पोज मोर लोन्स
विच विल रेज एग्रीगेट डिमांड। तो ऊपर से प्रेशर आता है कि लोन दो लोन दो लोन दो, इसलिए तो कभी कभी आपको फ़ोन कर कह देते हैं लोन तो नहीं चाहिए लोन तो नहीं चाहिए, मगर जब आपको असल में चाहिए होता है आप बैंक के पीछे भागते हो और आपको लोन ही नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग होता था क्रेडिट कोटा बना दो कि इतना परसेंटेज सेक्टर को, इतना परसेंटेज सेक्टर को, ये जो कोटाज बनाए थे इसको खत्म कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। बट इस सिचुएशन में क्या होगा, क्रेडिट राशनिंग शुड बी विड्रॉन टू एनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और लोन्स। क्रेडिट राशनिंग को विड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि जो भी लोन लेने आए उसे लोन दे दिया जाए, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी जो है डिप्रेशन की सिचुएशन हो गई है और एग्रीगेट डिमांड काफ़ी कम है। इट विल रेज द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मॉनिटरी पॉलिसी वर्सेज फिस्कल पॉलिसी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉनिटरी पॉलिसी वर्सेस फिस्कल पॉलिसी। इन दोनों पॉलिसीज में क्या फ़र्क है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मॉनिटरी पॉलिसी, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। तो मॉनिटरी पॉलिसी का मेन काम क्या है, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई के फ्लो को कंट्रोल करना या फिर क्रेडिट को, लोन को कंट्रोल करना एक इकोनॉमी में। ऑन द अदर हैंड फिस्कल पॉलिसी क्या है, इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक रेवेन्यू। फिस्कल पॉलिसी का मेन काम होता है सरकारी खर्चे और सरकारी आमदनी से डील करना, मतलब सरकारी खर्चे और सरकारी आमदनी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी में इट इज परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। तो मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है और कौन परस्यू करता है, सेंट्रल बैंक, और दूसरी तरफ फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है और परस्यू करता है, गवर्नमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी कौन कौन से, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, मॉडल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड जो फिस्कल पॉलिसी है उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू में टैक्सेस, पब्लिक डेट एटसेट्रा। ठीक है, तीन, वैसे तो तीन ही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस जो पब्लिक रेवेन्यू का पार्ट आ जाता है, एंड पब्लिक डेट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके कुछ नहीं आऊँगा क्योंकि ये टॉपिक खत्म हो गया अब।